डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लक्ष्य इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये कंसोलिडेशन का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कंसोलिडेशन टेस्ट रिजल्ट और टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व के बारे में। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने बात किया था कंप्रेशन इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन सीसी के बारे में बात किया था। तो सीसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको नोट कर लीजिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ज़्यादातर सॉइल के लिए सीसी का मान 0.1 से लेकर के 0.8 तक वैरी करता है और इसका यूज सेटलमेंट ज्ञात करने में किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग ये वैल्यू था कि आपका जो है सीसी का मान जिस भी सॉइल के लिए जितना अधिक होगा उसका वो उतना ही अधिक कंप्रेसिबल सॉइल होगा या उतना ही कंप्रेशन उसका होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग नोट कर लेते हैं इसमें। सीसी का मान जितना अधिक होगा वह सॉइल उतना ही अधिक कंप्रेसिबल होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीसी का यूज सेटलमेंट ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट रिगार्डिंग इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है कि सीसी और एबी दोनों से ही सेटलमेंट ज्ञात किया जाता है। बट ये क्या है, सीसी एक कांस्टेंट पैरामीटर है जिसके कारण इसको अधिक यूज करते हैं। सीसी एक कांस्टेंट पैरामीटर है। इसलिए इसे अधिक यूज करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड ये हो सकता है कि सॉइल का लिक्विड लिमिट बढ़ाने पर सीसी का मान बढ़ता है। तो यहाँ पे रिलेशन देखिएगा, सीसी इक्वल टू आपका एक रिलेशन होता है 0.009 WL-10। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिएगा अगर WL आपका इंक्रीज करेगा तो सीसी का मान भी आपका क्या करेगा, सीसी का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको मिलता है। तो ये आपका सीसी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं एनसीसी सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, एनसीसी सॉइल के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल
सॉइल। नॉर्मली एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है? किसी भी सॉइल के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में यानी कि पास्ट में जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो भी है वो आपका जो है, अगर किसी भी सॉइल पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस की स्थिति में है, वही आपका क्या कहलाता है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। यानी कि उस पर जो मैक्सिमम लोडिंग की कंडीशन, सॉइल इस समय क्या है, प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम लोडिंग की कंडीशन में हो, सॉइल प्रेजेंट टाइम में क्या हो, मैक्सिमम लोडिंग की कंडीशन में हो, तो ये आपका क्या कहलाता है? तो सॉइल की नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेट कहलाती है, सॉइल की नॉर्मली कंसोलिडेटेड स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनसीसी सॉइल। तो ये आपका जो है फ्रेश सॉइल, जो पहली बार लोड लगाया जाता है वो कंडीशन होती है। सॉइल के यहाँ पर देखिएगा, सॉइल के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पहली बार जब लोड लगाया जाता है तो सॉइल की इस स्थिति को, सॉइल की इस कंडीशन को नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एनसीसी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहते हैं। इसमें प्रेजेंट स्ट्रेस ही या प्रेजेंट लोड ही मैक्सिमम लोड होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सॉइल का अधिक कंप्रेशन होता है और लेस स्टेबल होता है। इसमें सॉइल का अधिक कंप्रेशन होता है तथा लेस स्टेबल सॉइल होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल ओसीसी सॉइल या ओसीसी क्ले सॉइल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि सॉइल पर
लगाया गया, यदि सॉइल पर लगाया गया, यदि सॉइल पर लगाया गया प्रेजेंट स्ट्रेस, प्रेजेंट लोड, प्रेजेंट लोड पास्ट के लोड से, पास्ट के लोड से, पास्ट के लोड से कम है, कम है, तो सॉइल की स्थिति, तो सॉइल की इस स्थिति को, तो सॉइल की इस कंडीशन को, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कहा जाता है, कहा जाता है। इसमें सॉइल, इसमें सॉइल लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल तथा, तथा मोर स्टेबल, तथा मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। अब यहाँ पर OCR की वैल्यू, अगर हम लोग OCR की वैल्यू ज्ञात करें, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, तो NCC सॉइल के लिए, OCC सॉइल के लिए ये वैल्यू क्या आती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं OCR, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। तो सॉइल के लिए हम लोग देखते हैं ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, OCR, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो, ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो OCR, OCR, OCR इक्वल टू, OCR ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम पास्ट स्ट्रेस, मैक्सिमम पास्ट स्ट्रेस या लोड, मैक्सिमम पास्ट लोड डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय पर लोड ऑन सॉइल, ऑन सॉइल डिवाइडेड बाय प्रेजेंट लोड, प्रेजेंट लोड, प्रेजेंट लोड ऑन सॉइल, प्रेजेंट लोड ऑन सॉइल। तो यहाँ से क्या होता है, ये वैल्यू हमने क्या बताया कि अगर प्रेजेंट में लोड आपका मैक्सिमम है, कभी सॉइल में पहली बार अगर लोड लगाया जा रहा है तो वही लोड क्या होगा, सॉइल में यदि पहली बार लोड लगाया जा रहा है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में पहली बार जब लोड लगाया जाता है तो सॉइल के इस कंडीशन को नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल NCC सॉइल कहते हैं। इसमें प्रेजेंट लोड ही मैक्सिमम लोड होता है, इसमें सॉइल का अधिक कंप्रेशन होता है और लेस स्टेबल ये सॉइल आपकी होती है। तो पहली बार जब लोड लगाया जाता है सॉइल में कंप्रेशन क्या होता है, अधिक होता है और वो स्टेबिलिटी उसकी कम होती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि OCR की जो वैल्यू है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होगा, अगर प्रेजेंट में जो लोड लगाया जा रहा है वही मैक्सिमम स्ट्रेस है, वही क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो दोनों ये आपका पास्ट में जो भी लोडिंग थी, पास्ट में जो मैक्सिमम थी, जो प्रेजेंट में मैक्सिमम वही मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें आपका रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ये आपका आ जाएगा NCC सॉइल के लिए, फॉर NCC सॉइल, फॉर NCC सॉइल OCR, OCR ये वैल्यू होगी लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू फॉर NCC सॉइल, NCC सॉइल इक्वल टू 1। NCC सॉइल का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है, या इससे क्या होगा
कम ही होगा, या इससे क्या होगा, कम ही होगा। OCR के लिए, NCC सॉइल के लिए ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो जो आपका मिलेगा, मैक्सिमम पास्ट लोड ऑन सॉइल, OCR जो रेशियो आपका है, मैक्सिमम पास्ट लोड ऑन सॉइल, पास्ट में जो लोड लगाया गया था, पीछे जो भी लोड लगाया गया सॉइल पे, वो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट लोड ऑन सॉइल। यदि प्रेजेंट लोड ही मैक्सिमम है तो सॉइल का OCR NCC के लिए नॉर्मली आपका 1 कंसीडर किया जाएगा, नॉर्मली आपका 1 कंसीडर किया जाएगा। इसका मान लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है NCC सॉइल के लिए OCR का मान, NCC सॉइल के लिए OCR का मान। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड कंडीशन फॉर OCC सॉइल, फॉर OCC ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का OCR का मान, OCR ग्रेटर देन 1 होता है। OCR क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। OCR क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यानी कि OCR में क्या है, मैक्सिमम लोड पास्ट में लगा होगा। यहाँ पे डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, यदि सॉइल पर लगाया गया प्रेजेंट लोड, यहाँ पर देखिएगा, यदि सॉइल पर लगाया गया प्रेजेंट लोड पास्ट के लोड से कम है, प्रेजेंट में जो लोड लगाया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, प्रेजेंट में जो सॉइल पर लोड लगाया जा रहा, प्रेजेंट में जो लोड सॉइल पर लगाया जा रहा वो क्या है, पास्ट में लगाए गए लोड से क्या है, कम है, पास्ट में लगाए गए लोड से क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं OCR इक्वल टू मैक्सिमम पास्ट लोड, तो पास्ट लोड से प्रेजेंट लोड अगर कम है, ये वैल्यू कम है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम पास्ट में मानते हैं 10 किलो न्यूटन का लोड है और प्रेजेंट में 5 किलो न्यूटन, ये कम वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, अबाउट 2 मिल जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से OCR की वैल्यू OCC सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से आपका जो है OCC सॉइल के लिए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए OCR का मान ग्रेटर देन 1 होता है। अब तीसरी कंडीशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होता है, इफ OCR वेरी ग्रेटर देन 1, एक से काफ़ी अधिक है, देन हाई प्लास्टिक क्ले और क्लेई सॉइल behave like dense sand। तो ये क्या करता है, डेंस सैंड, हाई प्लास्टिक क्ले या आपका क्लेई सॉइल जो होता है, ये क्या करता है, डेंस सैंड की तरह बिहेव करने लगता है। यदि आपका OCR की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या करता है, तो ये आपका डेंस सैंड की तरह बिहेव करता है। अब एक नोट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नोट पॉइंट OCR का एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, एग्जाम्पल ऑफ OCC सॉइल, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी है, उस पर बर्फ़ जमी हुई है, और ये बर्फ़ क्या करती है, जो पहाड़ी के बर्फ़ जमी है, बर्फ़ के नीचे सॉइल होगा, पहाड़ी होगी, तो उस पे से यदि बर्फ़ हमारी क्या करती है, वहाँ से स्लाइड कर जाती है। यदि बर्फ़ स्लाइड कर जाती है तो अब जो सॉइल पर लोड आएगा उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, जो बर्फ़ का प्रेशर आ रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं, तो जो आपका जो है बर्फ़ का स्लाइड होने के बाद जो वहाँ पे पहाड़ी है, उस पर अब जो लोड आ रहा है वो आपका क्या होगा, OCC सॉइल का एग्जाम्पल होगा, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का वहाँ पर एग्जाम्पल होगा। या
जैसे हमने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रखा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रखा है तो उसको रिमूव करने पर, सॉइल पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रखा है उसको हटाने के बाद उस पर लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिमूविंग कंस्ट्रक्शन वर्क, रिमूविंग कंस्ट्रक्शन वर्क, रिमूविंग कंस्ट्रक्शन वर्क, रिमूविंग कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन सॉइल, सॉइल से कंस्ट्रक्शन वर्क रिमूव करने पर लैंड अगर स्लाइड हो गया तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर उसके नीचे जो सॉइल थी उस पर अब जो प्रेशर होगा वो आपका कम हो जाएगा। प्रेजेंट में प्रेशर कम हो जाएगा पास्ट से, तो वो क्या हो जाएगी, ओसीसी सॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओसीसी सॉइल हो जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं पर हमने कोई लोड लगा रखा, उस लोड को हटा लिया है तो वहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओसीसी सॉइल का एग्जाम्पल हो जाएगा। रिमूविंग एनी अदर लोड, या आपका यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अगर आपका वाटर टेबल इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग वाटर टेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग वाटर टेबल, इंक्रीजिंग वाटर टेबल। तो यहाँ पे वाटर टेबल, जब इफेक्टिव स्ट्रेस हम लोगों ने पढ़ा था, इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या हो रहा था, वाटर टेबल जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा था, घट रहा था। इंक्रीजिंग वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल जब इंक्रीज हो रहा था इफेक्टिव स्ट्रेस घट रहा। पहले जो सॉइल पर इफेक्टिव स्ट्रेस था वो अधिक था, अब स्ट्रेस क्या हुआ, वाटर टेबल इंक्रीज होने के कारण डाउन हो गया। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब कम हो गया, प्रेजेंट में लोड क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो ये आपका ओसीसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ओसीसी सॉइल का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रीसाइक्लिक लोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगर किसी सॉइल पर रीसाइक्लिक लोडिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस ग्राफ ऑफ रीसाइक्लिक लोडिंग के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ ऑफ रीसाइक्लिक लोडिंग, ग्राफ ऑफ रीसाइक्लिक लोडिंग, वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये आपका ग्राफ ऑफ रीसाइक्लिंग लोडिंग, वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं, इस ग्राफ के माध्यम से जो भी आपका कंप्रेशन की वैल्यू थी या रिकम्प्रेशन की वैल्यू थी या किस प्रकार की लोडिंग हो रही है, एनसीसी सॉइल का ग्राफ कैसे जाता है, ओसीसी सॉइल का ग्राफ कैसे बनता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से ईजिली इसमें समझ पाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं इस ग्राफ में, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका इधर ये आपका वाइड रेशियो यहाँ पर दिखा रखा है, ये वाई एक्सिस पर वाइड रेशियो और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस दिखाया गया। यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये सिग्मा की अगर हम लोग बात करते हैं, या यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं लॉग स्केल पर अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ये देखिएगा। तो ग्राफ यहाँ पे अगर लॉग स्केल में अब
यहाँ पर कुछ ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट आएगा, पहले स्ट्रेट, फिर इसके बाद क्या करता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। स्ट्रेट आने के बाद यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, अब फिर से ये ऐसे बैरी करता हुआ ये ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बनता है, अगर लॉगरिथमिक स्केल पर हम लोग ले रहे हैं, लॉगरिथमिक स्केल पर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। अब यहाँ से देखिए 1 पर 1, ये आपका जो यहाँ पे लॉग सिग्मा नॉट, यहाँ पर जो है ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट अगर यहाँ पर लेते हैं, 2 के बाद 3 पर सॉइल जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग लोडिंग लगाते हैं तो ये आपका 1 से 2, इसके बाद लोडिंग हम लोगों ने हटा लिया, तो लोडिंग हटाने के बाद ये आपका क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। फिर से यदि इसमें हम लोग लोडिंग लगाते हैं, फिर से लोडिंग लगाते हैं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से फिर मूव करेगा। फिर इसके बाद यहाँ से 2 3, फिर 4 पर जाएगा, 4 के बाद ये आगे 5 की तरफ बढ़ेगा, 5, यहाँ से 5। तो ये कंडीशन हम लोग देखते हैं, ये कंडीशन यहाँ पर देखते हैं। तो ये पहला आपका जो लोडिंग है, लॉग सिग्मा नॉट बार, इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर लॉग स्केल पर, ये स्ट्रेट जाने का ये रीजन को इसमें जब लॉग स्केल पर हम लोगों ने प्लाट किया तो ये स्ट्रेट ग्राफ आपका मिल रहा था। फिर 2 पॉइंट पर आया तो इसको हम लोग लॉग सिग्मा 1 बार, फिर यहाँ 3 स्टेट पर आया तो इसको हम लोग बोल देते हैं लॉग सिग्मा 2 बार। ये आपका हो जाएगा लॉग सिग्मा 3 बार। इफेक्टिव स्ट्रेस सभी हम यहाँ पे लेते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस सभी लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वायर्ड रेशियो होगा E0 हो जाएगा, 2 के करस्पॉन्डिंग जो वायर्ड रेशियो होगा E1 हो जाएगा, 3 के करस्पॉन्डिंग E2 ले लेते हैं, और 5 के करस्पॉन्डिंग जो वायर्ड रेशियो सॉइल का होगा इसको E4 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 जो आपका जो है यहाँ पे शो कर रहा है ग्राफ 1 to 2 से ये आपका कहलाता है वर्जिन कंप्रेशन कर्व, वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर एनसीसी सॉइल। ये आपका शो करेगा 1 से 2, ये आपका क्या होगा एनसीसी सॉइल। इस पर पहली बार लोडिंग लगाया जा रहा तो इसका वायर्ड रेशियो घट रहा है, इसका वायर्ड रेशियो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है, इसका वायर्ड रेशियो क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। ग्राफ 2 to 3 यहाँ तक घटेगा, इसके बाद मान लीजिए लोडिंग हटा लिया गया तो फिर ये क्या करता है, इसका वायर्ड रेशियो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, इसका वायर्ड रेशियो थोड़ा इंक्रीज करके E1 से E2 पे चलाता है, सॉरी वायर्ड रेशियो क्या कर जाएगा इसका, यहाँ से ये वैल्यू आपका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो E2 आपका बढ़ जाएगा, E2 आपका क्या होगा, थोड़ा सा E1 से बड़ा ये वैल्यू है E2, तो E2 आपका मिल जाएगा, यहाँ से वायर्ड रेशियो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ये वाला 2 वाला कर्व जो है यहाँ से देखिए ग्राफ 2 to 3 ये आपका रीबाउंड कर्व या स्वेलिंग कर्व कहलाता है, रीबाउंड कर्व और स्वेलिंग कर्व। तो ये आपका रीबाउंड कर्व है या स्वेलिंग कर्व है, ये वाला यहाँ से क्या करेगा रीबाउंड या स्वेलिंग। फिर से क्या करेंगे, अगर लोडिंग यहाँ पे लगाते हैं तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका OCC ओवर कंसोल। अब इस पर फिर से हम लोडिंग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ग्राफ 3 to 4 ये आपका
ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल का ये ग्राफ आपका होगा। पुनः अगर ओवर कंसोलिडेटेड ये सॉइल का अगर करते हैं तो ये आपका कॉनकेव शेप में बनता है, कॉनकेव। ये आपका कैसा बनेगा, रीलोडिंग फिर से जब करते हैं तो ये आपका कॉनकेव शेप में ग्राफ आपका यहाँ पर बनता है, कॉनकेव शेप में। तो यहाँ से ये आपका जो है फिर से 2 के बाद जो लोडिंग आ गई, फिर से सॉइल क्या आ गई, यहाँ पे जो लोडिंग लगाई जा रही वो आपकी मैक्सिमम लोडिंग है। तो यहाँ से 2 से 5 फिर से आपका क्या आ जाएगा ग्राफ, 2 to 5, 2 से 5 जो ये आपका हो जाएगा, ये फिर से वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर एनसीसी सॉइल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो ये वायर्ड रेशियो क्यों घट रहा है, लोडिंग बढ़ती जा रही, तो ये सॉइल पर क्या है, इनिशियल वायर्ड रेशियो E0 था, फिर यहाँ से लोडिंग बढ़ती जा रही 2 तक लोडिंग बढ़ रही, तो ये आपका एनसीसी सॉइल है। फर्स्ट टाइम जो लोडिंग लग रही वो मैक्सिमम है, तो इसे वर्जिन कंप्रेशन कर्व बोला जाता है एनसीसी सॉइल का। अब फिर 2 से क्या हो रहा है कि ये आपका जो है लोडिंग हटा ली गई, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। फिर सॉइल का क्या होता है, वायर्ड रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वायर्ड रेशियो बढ़ेगा यानी कि डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, सॉइल करेगा थोड़ा, तो इसे रीबाउंड कर्व या सॉइलिंग कर्व बोलते हैं, 2 to 3। फिर यहाँ पे फिर से अगर लोडिंग अप्लाई किया जा रहा है, पास्ट में इससे अधिक लोडिंग लगाई जा चुकी है, तो प्रेजेंट में जो लोडिंग फिर से लगाई जा रही वो पास्ट लोडिंग से कम है, तो वो आपका ओसीसी सॉइल हो जाएगा, ओसीसी ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। इसका ग्राफ कॉनकेव मिलेगा। अब 2 तक, यहाँ पे 4 पे हम लोग आ गए, यहाँ से देखिएगा कॉनकेव मिल रहा है, तो ये आपका 3 से 4 हम लोग गए हैं, 3 से 4 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 से 4 के बाद ये आपका 4 to 5 लिखिए, यहाँ से 4 to 5, यहाँ से 4 से फिर ये आगे बढ़ जाता है 5 की तरफ, तो फिर से इस पर क्या होता है, फिर से सॉइल पर क्या होता है, मैक्सिमम लोडिंग आ जाती है। फिर पर जो प्रेजेंट में अब लोडिंग लग रही वही मैक्सिमम लोडिंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर एनसीसी सॉइल। प्रेजेंट में ही जो लोडिंग लग रही वो मैक्सिमम है, तो एनसीसी सॉइल। अगर प्रेजेंट में जो लोडिंग लग रही वो पास्ट से कम है, तो आपका ओसीसी सॉइल होता है। अब यहाँ से अगर जैसे हम लोगों ने सीसी की वैल्यू निकाली थी, सीसी की वैल्यू, उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन का ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन, CR, तो CR इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी CR रिकम्प्रेशन, ये आपका फिर से जो ये आपका यहाँ से रिकम्प्रेस अगर आप सॉइल को कर रहे हैं 3 to 4 जा रहा है, जब 3 to 4 जा रहा तो यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका जो सॉइल का वायर्ड रेशियो चेंज हो रहा है, 1 to 2 हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, 1 to 2 हो रहा है, 2 अधिक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा E अपान यहाँ से जो चेंज आपका हो रहा है ये E2 माइनस E1 अपान लॉग, यहाँ पर देखिए लॉग, यहाँ पर फिर से आपका जो है ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, लॉग सिग्मा 1 माइनस लॉग सिग्मा 2, इसको अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव साइन यहाँ पर लगेगा, माइनस डेल्टा ई अपान लॉग E1 अपान लॉग E2, ये इफेक्टिव वैल्यू होगी, इफेक्टिव वैल्यू।
तो यहाँ से ये वैल्यू जो मिल रहा है निगेटिव मिल रहा है। अगर रिकम्प्रेशन में बात करें, रिकम्प्रेस फिर से सॉइल कर रहे हैं, रिकम्प्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर रिकम्प्रेशन की बात करें तो रिकम्प्रेशन में आपका जो वाइड रेशियो है यहाँ से E1 से कहाँ पे जा रहा है, हाँ E2 से E1 आ रहा है। यहाँ पे E2 आपकी अधिक वैल्यू तो E2 माइनस E1 फिर यहाँ से कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका है ये वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो यहाँ पे क्या है सिग्मा 1 आपका जो है ये बड़ी वैल्यू है, सिग्मा 2 छोटा है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये आपका इस तरह से वैल्यू मिलेगा। यहाँ से फिर से वही हो रहा है, वाइड रेशियो डिक्रीज हो रहा है, वाइड रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए निगेटिव लगाएंगे। वाइड रेशियो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइड रेशियो की वैल्यू घट रही है और इफेक्टिव स्ट्रेस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका भी यूनिट सीसी की तरह ही आपका क्या हो जाएगा, यूनिटलेस वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सीसी और सीआर में रिलेशन है, तो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन सीआर इक्वल टू होता है 1/5 to 1/10 ऑफ सीसी। ये सीसी की जो वैल्यू होती है सीआर ये 1/5 से 1/10 मतलब 5 से 10 गुना ये कम होती है। 5 से 10 गुना सीआर का मान क्या होता है, कम होता है सीसी से। सीसी से सीआर का मान कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन का मान क्या होता है, 5 से 10 गुना ये वैल्यू क्या होती है, कम होती है। 5 से 10 गुना ये वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने ओसीसी सॉइल और एनसीसी सॉइल के बारे में सीखा, ओसीसी सॉइल और एनसीसी सॉइल के बारे में सीखा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे यहाँ से टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं। टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, टरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं टरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। टरजागीज थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टरजागीज थ्योरी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं, एजम्पशंस। तो यहाँ पर एजम्पशंस की बात करते हैं। फर्स्ट एजम्पशंस की बात करते हैं, सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट। इसमें फर्स्ट एजम्पशंस है हमारा सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर डेप्थ इज फाइनाइट एंड एरिया इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पर देखिएगा जो सॉइल की डेप्थ है वो फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, बट एरिया इसका इनफाइनाइट होता है। एरिया क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, सॉइल इज क्या है, सेमी इनफाइनाइट। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक।
यानी कि इसका मतलब क्या है, के एक्स इक्वल टू के वाई इक्वल टू के जेड, सभी डायरेक्शन में इसकी परमिबिलिटी क्या है, समान है। थर्ड यहाँ पे बात करते हैं, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, एस यानी कि एस इक्वल टू 1 या 100% सैचुरेशन यहाँ पर होगा। ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, ड्यूरिंग कंसोलिडेशन ड्यूरिंग कंसोलिडेशन सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉलो, ये आपका जो है डार्सी लॉ को फॉलो करता है, वैलिड डार्सी लॉ यदि वैलिड है तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो इज लैमिनार, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो इज लैमिनार। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट जो कंडीशन है, फ्लो इज वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, तो फ्लो इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन डायमेंशनल। वाटर फ्लोज ओनली यूनिक डायरेक्शन, वाटर फ्लो ओनली यूनिक डायरेक्शन, वाटर जो फ्लो करेगा यूनिक डायरेक्शन में ही आपका क्या होगा, ये फ्लो करेगा। तो यहाँ से आगे देखते हैं अगला एग्जम्पशन, यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इज स्मॉल, स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, स्ट्रेन वेरी स्मॉल का मतलब वॉल्यूम चेंज विल बी नेग्लिजिबल, वॉल्यूम चेंज विल बी नेग्लिजिबल, वॉल्यूम चेंज क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसीडर करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसीडर करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसीडर करते हैं, जबकि प्लास्टिक लैग को कंसीडर नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यह थ्योरी प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए, प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए ही वैलिड है, प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए ही वैलिड है, सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन के लिए नहीं, सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन के लिए नहीं, सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन के लिए वैलिड नहीं है, या सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये आपका
हाइड्रोडायनेमिक लैग को कंसीडर किया जाता है, जबकि प्लास्टिक लैग को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। स्ट्रेन इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि जो सॉइल हम लोग टेस्ट करेंगे इसमें कंसोलिडेशन के लिए, वो आपका वॉल्यूम चेंज उसका नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही कम वॉल्यूम चेंज होगा। फ्लो इज़ यूनिडायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में आपका यूनिडायमेंशनल, एक ही डायमेंशन में होगा फ्लो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो यहाँ पर होगा, डायरेक्शन एक ही होगी। अब उसका ड्रेनेज पाथ अलग अलग हो सकता है, 1 2 3 ड्रेनेज पाथ हो सकते हैं। तो यहाँ से डार्सी वैलिड होता है, यानी फ्लो लेमिनार है। जल के लिए फ्लो अगर लेमिनार है तो रोनाल्ड नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, रोनाल्ड नंबर लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, इस कंसोलिडेशन प्रोसेस के दौरान पूरा सॉइल आपका क्या होता है, फुली सैचुरेटेड होता है। सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक, सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, डेप्थ इसकी क्या होगी, डेप्थ इज फाइनाइट, सॉइल की डेप्थ फाइनाइट होती है और एरिया क्या होता है, इनफाइनाइट। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ से बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं ड्रेनेज के बारे में। इसका जो ड्रेनेज आपका कितने तरीके से होता है, तो ड्रेनेज के बारे में समझते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर देखते हैं ड्रेनेज इसका जो है कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ड्रेनेज ये आपका कैसे कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ड्रेनेज के लिए, जैसे एक सैंपल यहाँ हमने बनवाया, टॉप और बॉटम पर पोरस प्लेटें हम लोगों ने लगा रखा है। यहाँ पर हमने क्या किया है, टॉप और बॉटम में पोरस प्लेटें यहाँ पर लगा रखा है, और साइड से हमने क्या किया है, साइड से यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है, साइड से सपोर्ट दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने फ्लो के लिए वाटर कहाँ से आ रहा है, ये फ्लो कंडीशन हमने हेड यहाँ पर जनरेट कर रखा है, पोर वाटर प्रेशर का, पोर वाटर प्रेशर का यहाँ पे हेड हमने जनरेट कर रखा है। तो ये आपका क्या है, ये पोर वाटर प्रेशर यू, इनिशियल पोर वाटर प्रेशर या एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ से देखिएगा, ये आपका यहाँ से अगर ड्रेनेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा, 2 वे ड्रेनेज यहाँ पर हमने दिखाया है। अगर यहाँ पे ये आपका पोरस प्लेट है, ये पोरस प्लेट हो, यहाँ पर भी हमने एक पोरस प्लेट लगा रखा है, पोरस प्लेट। तो यहाँ पे वाटर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरफ। तो इस तरफ यहाँ पे वाटर फ्लो करेगा, यहाँ से ये फ्लो यहाँ पे क्या है, टोटल इसकी हाइट यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल इसकी हाइट, फ्लो की हाइट ये आपका h0 है, h0 है। अगर 1 डायमेंशनल फ्लो होगा पूरी हाइट लेंगे यहाँ पर, और ये आपका अगर 2 डायमेंशनल यहाँ पे फ्लो हो गया, 2 वे ड्रेनेज हो गया, तो यहाँ पे ये हाइट आधी आधी ले लेते हैं। वाटर को इधर इतना चलना पड़ेगा और इधर भी इतना ही चलना पड़ेगा, तो h0/2, और यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, h0/2। अब यहाँ पर देखते हैं, यदि नोट, यदि यहाँ पे क्या होता है, यदि टॉप और बॉटम, यदि टॉप एंड बॉटम में पोरस प्लेट प्रोवाइड किया गया है, तो टॉप एंड बॉटम में पोरस प्लेट प्रोवाइड किया गया है, तो टू
टू वे ड्रेनेज होगा, टू वे ड्रेनेज होगा, टू वे ड्रेनेज होगा यदि यदि सिर्फ सिर्फ यदि सिर्फ टॉप टॉप और बॉटम में ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया है, ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड किया गया है तो वन वे ड्रेनेज होगा, वन वे ड्रेनेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिएगा, यदि आपका जो है यहाँ पे हाइट d इक्वल टू एच नॉट, डी इक्वल टू एच नॉट लेंगे फॉर वन वे ड्रेनेज। अभी आगे डी का यूज आएगा जहाँ पे हम सैंपल की डेप्थ लेंगे, कितने डेप्थ में आपका ड्रेनेज हो रहा था, ड्रेनेज डेप्थ। तो यहाँ पर एच नॉट के बराबर लेंगे अगर वन वे ड्रेनेज है, और डी इक्वल टू एच नॉट बाई 2 लेंगे फॉर टू वे ड्रेनेज, फॉर टू वे ड्रेनेज, फॉर टू वे ड्रेनेज, फॉर टू वे ड्रेनेज। तो यहाँ पर वन वे ड्रेनेज के लिए ये कंडीशन है, और टू वे ड्रेनेज के लिए आपका जो है, जब टू वे ड्रेनेज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, टू वे ड्रेनेज जब हो जाएगा तो एच नॉट बाई 2 हाइट यहाँ पे लिया जाएगा। टू वे ड्रेनेज में क्या है, वाटर को इतने ही डायरेक्शन फ्लो करना पड़ रहा है, या तो इधर या तो इधर, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाती है। वन वे ड्रेनेज में ये पूरा इसको चलना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका जो है यहाँ से पोर एक्सेस प्रेशर लगाया गया, जिसके कारण वाटर आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं टू वे ड्रेनेज में, दूसरा नोट पॉइंट यहाँ से बात कर लेते हैं। टू वे ड्रेनेज में, टू वे ड्रेनेज में, टू वे ड्रेनेज में ड्रेनेज पाथ की लंबाई घट जाती है, ड्रेनेज पाथ की लंबाई, ड्रेनेज पाथ की लंबाई, ड्रेनेज पाथ की लंबाई, ड्रेनेज पाथ की लंबाई घट जाती है, घट जाती है, जिससे 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 रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन, रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं, ये तो एजम्पशंस और कुछ हम लोगों ने फील्ड कंडीशन को देखा। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका जो है टरजागी थ्योरी के बाद हम लोग देखते हैं टरजागी इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, टरजागी इक्वेशन ऑफ, टरजागी इक्वेशन ऑफ, टरजागी इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, टरजागी इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर टरजागी की इक्वेशन के बारे में हम लोग देखते हैं, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन, टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर टरजागी की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन,
चलिए यहाँ पर बात करते हैं टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आपकी होती है, तो यहाँ पर इक्वेशन हम लोग देखते हैं, ये इक्वेशन क्या है, तो ये आपका होता है डी यू डेल यू अपान डेल टी इक्वल टू सी वी डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर। ये आपका कंसोलिडेशन वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन होता है। ये क्या है, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लेता है, डी डेल यू अपान डेल टी इक्वल टू सी वी डेल टू यू अपान डेल जेड स्क्वायर। अब इसमें जो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं, यहाँ पर जो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे डेल, सबसे पहले यू देखते हैं, यू क्या है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। यहाँ पे डेल यू अपान डेल टी, ये आपका क्या है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर विथ टाइम के साथ पोर वाटर प्रेशर में चेंज को बता रहा है। यहाँ पर डेल यू बाई डेल जेड ये क्या आपका बता रहा है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर या पोर प्रेशर विथ डेप्थ के साथ। ये आपका क्या कह रहा है, चेंज बता रहा है। तो यहाँ डेप्थ के साथ जो है चेंज भी आ रहा और इसमें टाइम के साथ भी चेंज आपका आ रहा है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन जो है, और इसमें सी बी जो आपका है, सी बी क्या है, सी बी ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। अब सी बी की जो वैल्यू होती है, सी बी इक्वल टू आपका होता है के अपान एम बी यूनिट वेट ऑफ वाटर, सी बी इक्वल टू के अपान एम बी अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखते हैं सी वी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपका जो है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको देखें तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की, तो यूनिट इसके मिलेगी आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन या मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ये इसकी यूनिट मिल जाएगी। सी बी की यूनिट यहाँ से मिल जाएगी। अब इसमें के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी या हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, यूनिट वेट ऑफ वाटर। और एम बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आगे एम बी की बात कर लेते हैं। एम बी आपका क्या है, एम बी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो एम बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो यहाँ से एम बी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एम बी का एक और रिलेशन होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एम बी का एक और रिलेशन यहाँ से होता है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। एम बी ये आपका जो है एम बी जो वैल्यू आपका यहाँ से कहलाता है, एम बी जो है कंप्रेशन मॉडुलस, एम बी का इन्वर्स जो होता है, एम बी का इन्वर्स, एम बी
का इन्वर्स कंप्रेशन मॉडुलस कहलाता है, कंप्रेशन मॉडुलस कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एम बी इक्वल टू कंप्रेशन मॉडुलस ई सी इक्वल टू 1/mb, ये आपका कंप्रेशन मॉडुलस है, कंप्रेशन मॉडुलस। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, या इसको एक नाम और दे सकते हैं मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज। तो ये आपका क्या होता है, यह आपका होता है यह इकाई आयतन में चेंज, यह इकाई आयतन में चेंज, यह इकाई आयतन में चेंज तथा करस्पॉन्डिंग चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये आपका क्या होता है, इकाई एम बी चेंज, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज या मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज एम बी इक्वल टू आपका क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये आपका एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से एम बी इक्वल टू हम लोगों ने देखा कि ये आपका जो है माइनस चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V/V, इनिशियल वॉल्यूम आपका जो है V0 था, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस से डिवाइड करेंगे तो ये आपका वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग पता है, चेंज इन वॉल्यूम आपका किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू चेंज इन वाइड रेशियो 1 + E0 इक्वल टू डेल्टा H/H0 के, ये आपका क्या है, बराबर है। ये पीछे हम लोग फार्मूला थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वाइड रेशियो 1 + इनिशियल वाइड रेशियो, चेंज इन हाइट अपॉन इनिशियल हाइट। ये अगर अब यहाँ से हम चेंज करें, ये आपका दूसरा फार्मूला अगर रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा E/1 + E0 माइनस लगा हुआ है डिवाइडेड बाई चेंज इन स्ट्रेस। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 + E0 डिनोमिनेटर में लेके चले जाएं तो डेल्टा E0 माइनस में अपान ये आपका डेल्टा सिग्मा, यहाँ से 1 + E0 इंटू डेल्टा सिग्मा। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा हुआ, ये क्या है, चेंज इन वाइड रेशियो निगेटिव चेंज इन वाइड रेशियो डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ये आपका क्या है वैल्यू, तो यहाँ से ये एम बी इक्वल टू मिल जाएगा, ये ए वी है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। हाँ, ये आपका कोफिशिएंट ए वी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन है, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ए वी। हाँ, तो यहाँ से देखिए ए वी 1 + E0
1 प्लस ई नॉट, ये आपकी वैल्यू एम बी इक्वल टू ए बी 1 प्लस ई नॉट, ये वैल्यू यहाँ से आपको मिला। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये आपका बन गया। यहाँ से अगर हाइट वाला फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं तो हाइट वाले फार्मूले से क्या आ जाएगा। अब ए बी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ए बी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है। ए बी यहाँ से देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। ए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। यूनिट क्या हो जाएगी, एम बी, यूनिट ऑफ एम बी इक्वल टू ए बी। दोनों की यूनिट बराबर होगी क्योंकि वार्ड रेशियो की यूनिट नहीं होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन या मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। दोनों की ही यूनिट क्या है, समान है। दोनों की ही यूनिट क्या है, समान है। यहाँ से अब एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हम लोग देखते हैं यहाँ से। अब अगर हाइट में इसको हम लोग रख देते हैं तो एम बी इक्वल टू माइनस चेंज इन हाइट अपॉन इनिशियल हाइट डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ से अगर चेंज इन हाइट हम लोग, ये आपका यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस चेंज इन हाइट अपॉन डेल्टा सिग्मा नॉट एच नॉट। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो ये वैल्यू आपका यहाँ से बराबर हो गया। और इसको अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से डेल्टा एच अगर निकालते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एम बी एच नॉट डेल्टा सिग्मा। ये आपका जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे सेटलमेंट मिल जाएगा। सेटलमेंट एट टाइम टी पर यहाँ पर सेटलमेंट यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सेटलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में, यूनिट के बारे में भी चर्चा किया। सी बी आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन या रेट ऑफ कंसोलिडेशन है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन या रेट ऑफ कंसोलिडेशन ये आपका होता है के अपॉन एम बी इंटू गामा डब्लू। इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, सी बी की यूनिट कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन की यूनिट आपका जो है, यहाँ से जो ये यूनिट हो जाएगा, ये आपका यूनिट क्या है, गलत है। ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। यहाँ से ये यूनिट आपका जो है, यहाँ से सेंटीमीटर पर, कंसोलिडेशन की दर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला आपका जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंसोलिडेशन वन डायमेंशनल इक्वेशन, टर्जागीज इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के बारे में डिटेल से स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।